गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं संतोष कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब मंच सिलेक्शन मंच पे। आज हिस्ट्री की इस क्लास में हम लोगों ने, जैसा कि पिछले लेक्चर में इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कस किया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने दो पार्ट में यहाँ पे कवर किया है। पहले पार्ट में हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी कैसे हुई उसके बारे में बात की थी, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई है। तो हमने कहा कि सिंधु घाटी की सभ्यता जिस नदी के किनारे फैली थी उस नदी का नाम इंडस है। इंडस रिवर का ओरिजिनेशन आपको मैंने बताया था कि मानसरोवर लेक, जो कि तिब्बत में स्थित है, मानसरोवर झील से होता है और ये पूरे ट्रांस हिमालयन जोन में बहते हुए फाइनली इट एंटर्स इन पाकिस्तान एंड फॉल्स इनटू अरेबियन सी। जिसकी 6 ट्रिब्यूटरीज के बारे में हमने बात की थी कि झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज और एक सरस्वती नदी। इनके आसपास जिस सभ्यता की डिस्कवरी हुई उसी को हम सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और बात क्या जानी थी हमने हमने ये जाना था कि उस समय जो मेटल यूज हो रहा था वो ब्रॉन्ज यूज हो रहा था। क्या यूज हो रहा था? ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज का मतलब होता है एक एलॉय है। एलॉय मतलब होता है वो धातु जो तांबा और टीन को मिला करके बनाई जाती है। यानी ब्रॉन्ज, जो हमारे ब्रॉन्ज की चीजें यानी कॉपर और टीन को मिलाकर के जो चीजें बनाई गई वो हमें इस युग में ज्यादा देखने को मिली। ब्रॉन्ज मतलब कॉपर और टीन का एलॉय होता है। फिर हम लोगों ने इस पे बात की थी कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो डिस्कवरी के बारे में बात की कि 1920 के समय भारतीय पुरातत्व विभाग के जो अध्यक्ष थे उनका उनका नाम जो था वो सर जॉन मार्शल था। सर जॉन मार्शल ये डायरेक्टर जनरल थे किसके? एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इस विभाग की स्थापना के विषय में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि इसकी स्थापना 1903 में जब हमारे देश के ब्रिटिश गवर्नर जनरल या वाइसरॉय कहें लॉर्ड कर्जन साहब थे, उनके समय में इसकी स्थापना हुई थी। इन्होंने दो लोगों की टीम बनाई, एक दयाराम साहनी जी के नेतृत्व में और एक रखालदास बनर्जी के नेतृत्व में। तो दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी ने दो महत्वपूर्ण नगरों की खोज की, जिसमें एक का नाम था हड़प्पा और एक का नाम था मोहनजोदड़ो। वहां से हमने एक आर्किटेक्चर देखा कि बड़े विशाल नगर हैं, पक्की ईंटें जिन्हें टेरिकोटा कहा जाता था। तो अगर पेपर में यह क्वेश्चन आए कि पक्की ईंटों को जो मिट्टी के पका करके बनाई जाती थी उन्हें क्या कहा जाता था, तो टेरिकोटा कहा जाता था। उसके अंदर ग्रिड फॉर्म में यानी कि सभी मकान जो थे एक पैटर्न में बने हुए थे, पक्की ईंटों के मकान थे और घरों के दरवाजे पीछे गली में खुलते थे। सड़कें कितने डिग्री के कोण पे काटती थी? तो सड़कें एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर यानी समकोण पे काटती थी। उसके सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण नगरों की जब अब खोज हुई 1400 नगरों की, तो हमने देखा कि उत्तरी सीमा पर हमारा जो नॉर्दर्न बाउंड्री पे जो इंडस वैली साइट स्थित है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जम्मू कश्मीर में मांडा एक जगह है जो चिनाब नदी के किनारे है। तो नॉर्दर्न बाउंड्री पे मांडा, अखनूर, दक्षिणी सीमा पर दायमाबाद जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है महाराष्ट्र में, पूर्वी सीमा पर आलमगीरपुर जो कि मेरठ जिले में है उत्तर प्रदेश के, और पश्चिमी सीमा पर यहां दो क्वेश्चन बनते हैं। मैंने बताया कि अगर आपसे कोई पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली का सबसे वेस्टर्न मोस्ट साइट कौन सा है, तो आप बोलेंगे सुरकांगे डोर, जो कि प्रेजेंट में पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर यानी नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री पर पड़ता है, वो सीमा जो ईरान से लगती है, जो कि दास्त नदी पर है। अगर भारत में वेस्टर्न मोस्ट साइट पूछे भारत में, तो मैंने बताया था लोथल बताइएगा। भारत में जो पश्चिमी स्थल है वो लोथल है जो कि भुज जिले में पड़ता है और ये भोगवा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कुछ किताबों में इसे साबरमती नदी के किनारे भी बताया जाता है। तो ये हमने इसकी जो चारों तरफ की सीमांत क्षेत्र थे उनके बारे में बात की, यानी कि बाउंड्री पर स्थित क्षेत्रों के बारे में। तो ये कभी कभी पूछ लेता है। तब हमने उसके बारे में बात की थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टोटल एरिया था 12,99,600
स्क्वायर किलोमीटर, और इसका जो क्षेत्रफल जो है वो किस शेप में है, तो आप बता देंगे सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, तो त्रिभुजाकार था। ये सारी बातें हमने बस ये क्विक रिव्यू ले लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो क्या फांसी हो जाएगी इसमें? मैं वीडियो बना लूं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अदर इंपॉर्टेंट साइट्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अन्य महत्वपूर्ण नगरों की अगर हम बात करें, जिसमें आपको मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था, हड़प्पा। तो पहले हड़प्पा के बारे में कुछ बातें मैं यहां पे आपको बता देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है कि जो हड़प्पा है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इसकी जब लोकेशन पूछी जाए आपसे, लोकेशन क्या है अगर कोई पूछता है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो लोकेशन है वो कहां पे है। तो प्रेजेंट में ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में ये जिस जिले में है, पंजाब प्रांत में है, पाकिस्तान के पंजाब में है। और पंजाब प्रांत में ये जिस जिले में है, उस जिले का नाम मोंटगोमरी जिला है। क्या है? मोंटगोमरी जिला है, मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में है। तो हड़प्पा कहां पर है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, और पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में। मोंटगोमरी को हिंदी में कैसे लिखेंगे, तो इस तरीके से आप देख लेंगे, मोंटगोमरी जिले में है। किस नदी के किनारे है? तो हमने पहले बात की थी कि वो रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा किस भाषा का शब्द है? हड़प्पा शब्द जो लिया गया वो अरबी भाषा से लिया गया, अरेबियन टर्मोलॉजी है, और इसका अर्थ होता है प्रथम खोजा गया स्थल, प्रथम खोजा गया स्थल, यानी फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट। तो इतनी बात आप अपने दिमाग में रख लेंगे कि हड़प्पा शब्द कहां से लिया गया है, तो अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट। अब आइए जानते हैं हड़प्पा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखिए, सबसे पहली बात, हड़प्पा से हमें एक वेल प्लान्ड अर्बन साइट मिलती है, यानी पूर्णतः सुनियोजित नगर योजना। यहां आप देख पा रहे हैं कि मैंने जैसा कि आपको बताया था कि सभी मकान और इमारतें पक्की ईंटों की बनी थी, यानी सभी मकान काय के बने थे? पक्की ईंटों के, यानी कि बेक्ड ब्रिक्स के। और ये पक्की ईंटें जो कि मिट्टी को पका करके बनाई जाती थी, इन्हें हम क्या कहते थे? ये पेपर में प्रश्न बन सकता है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। पिछली क्लास में भी बताया था मैंने, टेरिकोटा कहते हैं पक्की ईंटों को। सिंधु घाटी सभ्यता में टेरिकोटा के नाम से जानते। यहां आप इस चित्र में ये देख पा रहे होंगे कितना वेल प्लान्ड उनका जो आर्किटेक्चर है। सभी घर और मकान या तो वो एक मंजिला हैं या दो मंजिला हैं, और ये मकान एकदम वेल पैटर्न पे बने हैं। सभी सड़कें एक दूसरे को 90 अंश के कोण पे काटती थी, सड़कें समकोण पे काटती थी। ये सारी विशेषताएं हम लोगों ने पढ़ी थी। और सबसे बड़ी खास बात जो थी इसके अलावा, वो ये थी कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम। कवर्ड ड्रेनेज था, यानी जल निकासी की उचित व्यवस्था थी। तो कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम, ऑल रोड्स क्रॉस टू ईच अदर ऑन 90 डिग्री एंगल, and all buildings commercial and residential were made up of baked bricks, और baked bricks were called terracotta during the Indus Valley civilization। अब यहां से कुछ अन्य चीजों के बारे में जानते हैं। जैसे सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरा की देवी मानते थे। इसका मतलब क्या है? यानी देखो, मानव जाति जो है ना, जिसका विकास जिस भी रूप में हुआ हो, हमने धरती पर लगभग 7 या 8 महत्वपूर्ण धर्म है, जिसमें हिंदुत्व है, इस्लाम है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, पारसी है, उसके बाद क्रिश्चियनिटी है, ज्यूज हैं। इस सभी धर्मों में
कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा ऑल आर वर्शिपर ऑफ नेचर। और मनुष्य ने जिससे जिस जिस रूप में उसको रिसोर्सेज के रूप में जो भी लाभ हुआ, उस रूप में उसकी उसने पूजा की। पृथ्वी जो कि हमें अन्न उगा के देती है, धरती को हम मां मानते हैं। और इसी रूप में अगर हम यहां देखें कि सिंधु सभ्यता के लोग भी जो पृथ्वी है, अर्थ जो है, उसको गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी यानी कि उर्वरा की देवी। यहां एक बात मैं बता दूं कि हमें हड़प्पा से एक ऐसा चित्र मिला है जिसमें पृथ्वी की जो उर्वरा की देवी है, इस रूप में पृथ्वी देवी को एक स्त्री के रूप में दिखाया गया है। जिस स्त्री के उदर से, उदर मतलब स्टमक से, नाभि से एक पौधा निकलते हुए दिखाया गया है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं कि वो पृथ्वी की गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी के रूप में पूजा करते थे। तो हमें हड़प्पा से क्या मिला? एक तो वेल प्लान्ड अर्बन सिविलाइजेशन मिली, वेल प्लान्ड आर्किटेक्चर मिला शहर का, पूर्णतः नगरीय था, यानी कि वो अर्बन सिविलाइजेशन थी। कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम मिला, सड़कें 90 अंश के कोण पे काट रही थी, और सड़कों पे चौराहों पर हम्प्ड बुल यानी कुबड़ वाले सांड की प्रतिमा मिली। साथ ही हमने देखा कि वे लोग किसकी पूजा कर रहे थे? उर्वरा की देवी यानी गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, यानी उपजाऊ पृथ्वी के रूप में, है ना। अगर कोई पूछ लेता है कि एक स्त्री का चित्र जिसमें उसके उदर से पौधे को निकलते हुए दिखाया गया, वो कहां से मिला है, तो आप हड़प्पा लिख लीजिएगा। स्वास्तिक चिन्ह जो हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं, आप सभी छात्रों में से जो भी हिंदू धर्म का पालन करते हैं, धर्म के रूप में हिंदुत्व को स्वीकार किए हुए हैं, वे सब जानते होंगे कि हिंदू परिवारों में किसी भी शुभ अवसर पर इस तरह का एक चिन्ह बनाया जाता है, स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह के बारे में मैं कुछ यहां पे बताना चाहूंगा। जैसे स्वास्तिक चिन्ह अगर आप बनाते हैं इस रूप में, जिसमें इसके चारों आर्म्स को लास्ट में एक जर्क कर दिया जाता है और इनके बीच में डॉट बना दिए जाते हैं, इस प्रतीक को, जो कि या तो येलो कलर का हो, या फिर सैफरन कलर का यानी केसरिया कलर का, या भगवा कलर का, सैफरन कलर का हो, तो वो हिंदुइज्म का प्रतीक माना जाता है। मगर स्वास्तिक चिन्ह की उत्पत्ति सबसे पहले कहां से हुई? ऐसा माना जाता है मध्य एशिया और यूरोप के कई सारे देशों में इस तरह के प्रतीक चिन्ह वहां से भी पाए गए हैं। यहां तक कि इसको बहुत सारे लोग सिंबल ऑफ विक्ट्री के रूप में पहले देखा करते थे। सिंबल ऑफ विक्ट्री यानी जीत के प्रतीक के रूप में, विक्ट्री के रूप में देखा करते थे। पहले मानव जाति कबीलों के रूप में रहा करती थी। एक कबीला जब दूसरे कबीले पर आक्रमण करके उसे जीत लेता था, तो वहां पे अपनी विजय पताका के रूप में वो अपना इसको सिंबल को छोड़ाता था। एक्चुअल में हर एक कबीले का जो स्वास्तिक चिन्ह है, उसके शेप और डिजाइन में कुछ अंतर रहता था और उनका रंग भी भिन्न भिन्न होता था। अभी कुछ समय पहले आप लोगों को पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो हम खलनायक मानते हैं, वो किसको मानते हैं? तो आप सब जानते हो कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर का खलनायक हिटलर को मानते हैं। किसको मानते हैं? हिटलर को। और ये जो हिटलर है, इसने एक नाजी पार्टी बनाई थी, अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, नाजी पार्टी। नाजी पार्टी का जो सिंबल था वो एक टिल्टेड स्वास्तिक चिन्ह था, इस तरीके से ब्लैक बैकग्राउंड पे व्हाइट कलर का एक स्वास्तिक का चिन्ह होता था। इसीलिए यूरोपियन कंट्री जो कि और दुनिया में सभी लोग हिटलर को विलन के रूप में देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के खलनायक के रूप में देखते हैं, वे लोग इस चिन्ह को अपने यहां यूज नहीं करने देते, यानी परमिशन नहीं देते, अलाउ नहीं करते। अभी कुछ समय पहले भारत और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के बीच में एक मुद्दे पर बात हुई। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हिंदू परिवार के लोग जो कि स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग करते थे, उन पर वहां की सरकार ने कुछ समय पहले प्रतिबंध लगा दिया।
जिसके कारण भारत सरकार को इस मामले में विदेश मंत्रालय को दखल देना पड़ा और भारत सरकार ने अपने दो पैटर्न, एक येलो कलर में एक सैफरन कलर में, जिसमें कि जर्क हो, ये जरूरी है, इस तरह के स्वास्थ्य को हिंदुइज्म के सिंबल के रूप में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को बताया। और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज ये हमारी रिलीजियस एक्टिविटी और बिलीफ का मामला है, आप इसमें उनको ये अलाउ करें। और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ये दो सिंबल, जो कि या तो रेड कलर के होंगे, येलो कलर के या सैफरन कलर के, उनको अलाउ किया। इसके अलावे किसी और कलर का अगर यूज करते हैं तो वहां की सरकार आपको अलाउ नहीं करेगी। तो मैं यही बता रहा था, स्वास्तिक सिंबल को किस रूप में इंडस वैली वाले यूज करते थे। इट वॉज सिंबल ऑफ लॉर्ड सन, यानी सूर्य की उपासना के रूप में, सूर्य के ऊर्जा के प्रतीक के रूप में इसको प्रयोग किया जाता था। आज भी हम अपने घरों में दीवारों पर, दरवाजों पर इस चिन्ह का प्रयोग क्यों करते हैं? एक पॉजिटिव एनर्जी के सेंस में। ऑल यू नो वेरी वेल, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। सूर्य प्राकृतिक रूप से एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है जो पृथ्वी पर ऊर्जा, तो एक पॉजिटिव वाइब यानी सूर्य की ऊर्जा हमारे ऊपर बनी रहे, उसके रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो स्वास्तिक चिन्ह का हमें जो अभिलेख मिला है या प्रतीक मिला है, वो कहां से मिला है? तो वो भी हड़प्पा से। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। इसे सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। तो पहले तो हमने उनके आर्किटेक्चर की बात की, ड्रेनेज सिस्टम की बात की। यहां देखिए पीने के पानी की बात करते हैं, यानी कि वो ड्रिंकिंग वाटर के रूप में किसका प्रयोग करते थे? फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर के रूप में वो उनके पास देयर वर मैनी पक्का वेल्स, उनके पास पक्के कुएं हुआ करते थे, वो उसका प्रयोग करते थे। पक्के कुएं थे उनके पास, उसका प्रयोग करते थे। ठीक। देवी के रूप में हमें मदर गॉडेस यानी मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। यह माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के परिवार मातृ सत्तात्मक थे और मातृ देवी की हमें मदर गॉडेस की प्रतिमा भी यहां से मिली है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के परिवार कैसे थे? तो मातृ सत्तात्मक थे और मदर गॉडेस की हमें प्रतिमा इंडस वैली साइट से मिली है। ये बहुत सारी संख्या में मिली। कई बार बच्चे सवाल पूछते हैं, सर हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो परिवार मैट्रियार्ची थे, मैट्रियार्ची सोसाइटी में रहते थे इंडस वैली वाले? ऐसा हम इस बिहाफ पे कहते हैं कि जैसे आज के दौर में आप सड़कों पे जब जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, तो सड़कों पर, चौराहों पर, शहरों में आप किन की प्रतिमाएं देखते हैं? हमारे फॉरफादर्स की, ग्रेट पर्सनालिटीज की, गांधी जी की, नेहरू जी की, चंद्रशेखर आजाद जी की, भगत सिंह जी की, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, मंगल पांडे और तमाम जो हमारे देश के लिए शहीद हो गए या इस समाज के लिए उन्होंने बेहतरी का काम किया, चाहे वो राजा राम मोहन राय हो या और लोग, रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई। इस जमाने में हमें जो मैंने नाम लिए उनमें आपको ज्यादातर 80% लोग की जो प्रतिमाएं मिलेंगी वो पुरुषों की मिलेगी। इसका मतलब है कि समाज मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी था। उस जमाने में हमें फीमेल स्टैचू ज्यादा मिले हैं, इसलिए हमने माना कि महिलाएं समाज को लीड कर रही थी, यानी कि वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी, मैट्रियार्ची सोसाइटी थी। और इसमें जानते हैं हम लोग कि सिंधु घाटी सभ्यता से हड़प्पा में हमें जो मुहरें प्राप्त हुई, मुहर मतलब सील, सील मतलब गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल लेटर होता है, कोई पत्र होता है, तो उस पर एक मुहर लगाई जाती है या गवर्नमेंट की निशानी। जैसे हमारे देश में जो नेशनल एम्बलम है वो क्या है? हमारे देश का नेशनल एम्बलम बताइए जरा कमेंट बॉक्स में। हमारे देश का जो नेशनल एम्बलम है वो क्या है? हमारे देश का नेशनल एम्बलम यानी राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो राष्ट्रीय चिन्ह हमारे देश का वो अशोक की लाट से लिया गया है, 4 लॉइन कैपिटल, तो जिसको हम लॉइन कैपिटल कहते हैं, सारनाथ से लिया गया है लॉइन कैपिटल, ठीक है ना। ये सारनाथ से लिया। कोई भी सरकारी दस्तावेज हो, कोई भी सरकारी दफ्तर हो, वहां पे आप देखेंगे कि अधिकारी के पीछे अशोक स्तंभ का चिन्ह बना रहता है। वैसे ही उस जमाने में जो मुहर थी, उस जमाने की जो सील थी, उस सील पर हमें एक सींग वाले यानी यूनिहॉर्न राइनो यानी एक सींग वाले गेंडे या एक सींग वाले
पशु का चित्र मिलता है, तो ये भी कहां से मिला है हमें? तो हड़प्पा से मिला है। तो हड़प्पा से क्या क्या मिला? अभी तक आप लोगों ने क्या क्या देखा? हड़प्पा से सबसे पहली बात, वेल डेवलप्ड एंड प्लान्ड अर्बन साइट मिली, जिसमें सड़कें एक दूसरे को 90 अंश के कोण पे काट रही थी। उसके बाद हमें क्या मिला वहां पे कि सड़कों पर जो हम्प बुल की प्रतिमा मिली। उसके बाद हमें क्या मिला? पीने के पानी के लिए पक्के कुएं मिले। मातृ देवी उस समाज की महत्वपूर्ण देवी रही थी, क्योंकि वहां पे हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से बहुत सारे मातृ देवी की प्रतिमाएं मिली हैं। स्वास्तिक चिन्ह को सूर्य की उपासना का प्रतीक माना गया है, और एक सींग वाली जो मुहर है वो भी हमें हड़प्पा से मिली है। अब अन्य शहरों के बारे में जान लेते हैं। दूसरा शहर, यहां दूसरा शहर अगर आप देखें तो कालीबंगा दिया है। कालीबंगा की हम लोग लोकेशन समझते हैं, तो कालीबंगा की लोकेशन कहां पर है ये समझ लेते हैं। कालीबंगा की लोकेशन, कालीबंगा वर्तमान में भारत के राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी के किनारे, नदियां बहुत जरूरी हैं, याद कर लीजिएगा, घग्घर नदी के किनारे स्थित है। तो जैसे मैंने हड़प्पा के बारे में आपको याद कराया, रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो के बारे में याद कराया, सिंधु नदी के किनारे है, वैसे ही ये जो कालीबंगन है या कालीबंगा है, ये वर्तमान में भारत के राजस्थान राज्य में हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी के किनारे है। कालीबंगा शब्द का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कई जगह पे लिखा है काले रंग की चूड़ियां, या फिर कई जगह पे लिखा है ब्रोकन बैंगल्स, यानी कि टूटी हुई चूड़ियों के अवशेष यहां से मिले, टूटी हुई चूड़ियों के अवशेष मिले, इसलिए हमने इसे कालीबंगा नाम दिया। टूटी हुई चूड़ियों के अवशेष मिले। कालीबंगा से हमें क्या मिला? जुते हुए खेत। ये देखिए, कालीबंगा से कुछ तो फायर अल्टर्स मिले, उसकी बात हम बाद में करेंगे। जुते हुए खेतों के अवशेष, जुते हुए खेत का मतलब क्या है? प्लॉड फील्ड्स। जुते हुए खेत, अगर कोई पूछे प्लॉड फील्ड्स हमें कहां से मिले हैं, तो हमें जुते हुए खेतों के अवशेष कालीबंगा से मिले। कालीबंगा कहां पे है? तो राजस्थान में है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपको क्लास के दौरान ही याद हो जाए। एक बात मैं बताऊंगा, कई बार आपको लगता होगा कि संतोष सर का वीडियो लंबा हो जाता है। दो बातें दिमाग में रख लीजिए। पहली बात तो जीएस का सिलेबस बहुत बड़ा है, और दूसरी बात, नॉलेज प्राप्त करने के लिए रील से काम नहीं चलता। लंबे वीडियो देखने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि सिलेक्शन टेस्ट मैच खेलने वालों का होगा, 2020 खेलने वालों का नहीं। एग्जामिनेशन हॉल में आपको अपनी स्पीड फास्ट रखनी है, मगर तैयारी आपको प्रॉपर तरीके से करनी होगी। तो लंबे वीडियो देखने की आदत डालिए, किताबों से पढ़ने की आदत डालिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं। चलिए, तो जुते हुए खेत मिले। दूसरा हमें यहां से क्या मिला? दूसरी चीज हमें फायर अल्टर्स मिले। 7 फायर अल्टर्स। 7 फायर अल्टर्स। फायर अल्टर्स का क्या मतलब होता है? यानी हवन कुंड, अग्नि कुंड। यानी इसका मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपनी इच्छा की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की उपासना के लिए हवन किया करते थे। तो इस तरह के 7 अग्नि कुंड मिले। तो पहली चीज मैंने आपको क्या बताई? कालीबंगा से टूटी हुई चूड़ियों के अवशेष मिले, इसलिए हमने उसका नाम कालीबंगा रख दिया। टूटी हुई चूड़ियों के अवशेष मिले हैं, इसलिए उसे कालीबंगा कह दिया। कहां पर है? हनुमानगढ़ जिले में है, राजस्थान के घग्घर नदी के किनारे है। दूसरी चीज क्या मिली? जुते हुए खेतों के अवशेष मिले। और तीसरी चीज फायर अल्टर्स। और कैमल यानी ऊंट की हड्डी। देखो, ऊंट की हड्डी पेपर में आ जाए कि ऊंट की हड्डी कहां से मिली है, ऊंट का स्केलेटन कहां से मिला है, तो याद रखिएगा ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहलाता है।
तो राजस्थान की जो साइट आपके दिमाग में पहली स्ट्राइक करेगी वो कौन सी करेगी? वो कालीबंगा करेगी। तो राजस्थान की कालीबंगा से, यानी ऊंट की हड्डी हमें कहां से मिली है? तो कालीबंगा से। यहां आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये एएसआई को जो ऊंट की हड्डी मिली वो यहां से मिली, कालीबंगा से। अब हम लोग नेक्स्ट साइट की बात करें, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण साइट है। जैसा कि आप जानते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 में रखाल दास बनर्जी ने की। रखाल दास बनर्जी ने की। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? रखाल दास बनर्जी ने की। कब की? 1922 में। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो आप बताएंगे सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। इस भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? अगर कोई पूछे तो आप कहेंगे मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला यानी माउंड ऑफ डेड्स। मृतकों का टीला यानी माउंड ऑफ डेड्स, यानी कि यहां पर बहुत सारी कब्रें मिली हैं हमें, इसलिए हमने इसका नाम माउंड ऑफ डेड्स रखा है। मोहनजोदड़ो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। अगर कोई पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा स्थल, लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी साइट कौन सी है? तो आप लिख देंगे वो मोहनजोदड़ो है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो ये दोनों जो हैं वो कैपिटल सिटी हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी किसे कहते हैं? जुड़वां राजधानी। ये दोनों शहर एक दूसरे से काफी दूरी पर हैं, लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पर होने के बावजूद मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता का आर्किटेक्चर डिजाइन एक दूसरे से मिलता जुलता है। यह सबसे बड़ा स्थल था। यहां से प्राप्त वस्तुएं हम देखें उससे पहले इसकी लोकेशन प्रेजेंट में आपको बता चुका हूं, लेकिन एक बार देख लीजिए ध्यान से। वर्तमान के पाकिस्तान के सिंध प्रांत के उस जिले में जहां नानक देव का जन्म हुआ, लरकाना जिले में, और सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो की वर्तमान स्थिति है। तो ये है मोहनजोदड़ो के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम लोग वहां से प्राप्त वस्तुओं के बारे में जानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें दो साइट्स मैं कहना चाहूंगा। एक अन्नागार यानी ग्रेट ग्रेनरी, और दूसरी स्नानागार यानी ग्रेट बाथ। ये दो इंडस वैली में जितनी भी 1400 से ज्यादा साइट अभी तक खोजी गई हैं, उन सब में सबसे दो महत्वपूर्ण बिल्डिंग, स्मारक या आप हेरिटेज कह लीजिए, वो ये हैं। एक तो विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ क्या था पहले इसको समझते हैं। ग्रेट बाथ का मतलब एक बहुत बड़ा जल कुंड, जैसे आज के जमाने में स्विमिंग पूल होता है, और इसमें ऐसा माना जाता है कोई ऐसा ओकेजन, जैसे मान लीजिए हमारे समाज में जैसे करवा चौथ होता है, बिहार में छठ पूजा होती है, तो सामूहिक पूजा की जाती है जिसमें लोग जलाशय या तालाब या पोखर या नदी के पास जाकर के सूर्योपासना करते हैं। इस तरीके से किसी सामूहिक क्रियाकलाप के लिए यह कुंड आवासीय स्थलों से थोड़ा दूर बनाया गया था। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इस कुंड में उतरने के लिए सीढ़ियां हैं, चारों तरफ इस पे बैठने के लिए व्यवस्था है, और छोटे छोटे चेंजिंग रूम है। ठीक
तो ये जो चेंजिंग रूम है वो स्नान के बाद महिलाएं बच्चे कपड़े बदल सकें उसके लिए यह व्यवस्था की गई है। तो दो बड़े स्थल अगर कोई सिंधु घाटी सभ्यता के पूछता है, मोहनजोदड़ो और मोहनजोदड़ो में दो बिल्डिंग है, अन्नागार और ग्रेट बाथ। ये जुते हुए खेत का निशान है जो कालीबंगा से मिला था, मैंने अभी आपको बताया था कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले थे, तो ये कालीबंगा का प्रतीक है। ठीक, ये क्या कह रहा है, 6 बड़े नगरों में मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, गढ़वीरा है, धौलावीरा है, राखीगढ़ी और अच्छा राखीगढ़ी के बारे में वैसे मैं बता दूंगा, यहीं पे बता दूं पहले कि ये भारत में जितने स्थल मिले उनमें सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। हड़प्पा के सबसे ज्यादा स्थल कहां से खोजे गए, तो अगर कोई पूछे आपसे कि हड़प्पा के सबसे ज्यादा स्थल कहां से खोजे गए तो याद रखिएगा कि हड़प्पा के सबसे ज्यादा स्थल गुजरात से खोजे गए। हड़प्पा के सबसे ज्यादा स्थल कहां से खोजे गए, गुजरात से। हालांकि गुजरात का एक महत्वपूर्ण स्थल है लोथल जो कि बंदरगाह नगर है, उसकी बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि पार्ट 3 में करेंगे। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट कहां से मिली, कालीबंगा से मिली, हम लोगों ने इसकी बात की थी। मोहनजोदड़ो से मिले अन्नागार, शायद सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, वो अन्नागार है। मोहनजोदड़ो से मिला स्नानागार भी एक प्रमुख स्मारक है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी, लंबाई चौड़ाई आपसे पेपर में नहीं पूछी जाती है। तो स्नानागार और अन्नागार दोनों मोहनजोदड़ो से मिले। यहां से हमें एक स्क्वायर शेप्ड वर्गाकार मुहर यानी कि करेंसी यानी कि मुद्रा प्राप्त हुई है जिसपे हमें पशुपति शिव की आसन की मुद्रा में एक प्रतिमा मिलती है उस पर बनी हुई, जैसे आज की करेंसी पर महात्मा गांधी का चित्र मिलता है आपको। तो ये कई सारे जीव जंतुओं से घिरे हुए हैं, गेंडा, चीता, भैंसा, हाथी, मछली, तो सारे जो पशु पक्षी हैं उनके चारों तरफ इर्द गिर्द हैं। और ये जो बूढ़े बाबा हैं जो आसन की मुद्रा में लोटस पोजीशन में हैं, उनको हमने ये माना कि सारे पशु इनके कंट्रोल में है, तो इनको पशुओं का स्वामी यानी पशुपति शिव कह दिया गया। यही मोहनजोदड़ो से हमें कांसे की एक फीमेल डांसर यानी नर्तकी की मूर्ति भी मिलती है। और इसी के आधार पर हम कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। लकड़ी की खिलौना गाड़ी मिली, लकड़ी की खिलौना गाड़ी भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है। तो हड़प्पा से हमें क्या क्या मिला, हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह मिला, एक सींग वाला हमें जानवर मिला, उसका चित्र मिला। उसके अलावा मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार मिले। कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत मिले। और खास बातें जो पेपर में पूछी जा सकती हैं, नर्तकी की प्रतिमा जो मोहनजोदड़ो से मिली, उसके अलावे हमें जो मुहर मिली जिसपे आसन की मुद्रा में एक बूढ़े बाबा का चित्र जिन्हें पशुपति कहा गया, यही सिंधु घाटी सभ्यता के प्रिय देवता या फेवरेट गॉड रहे होंगे ऐसा माना जाता है। मदर गॉडेस यानी कि मातृ देवी और पशुपति शिव। इसके अलावे मृत्यु के बाद हमें यहां पर शवों को जलाने और दफनाने की दोनों तरह की परंपराएं मिलती हैं। तो अभी तक हमने सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण 3 नगरों पर चर्चा कर ली है, हड़प्पा, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो। आज के वीडियो में हम लोग इन 3 शहरों की चर्चा करेंगे, बाकी के 3 महत्वपूर्ण नगरों की चर्चा और उसके बाद उनके सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में बात हम लोग अगली क्लास में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।